Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। आज से हम पश्चिमी राजनीति दर्शन और पश्चिमी राजनीति दर्शन से जुड़े कुछ प्रमुख दार्शनिकों या सिद्धांतकारों या चिंतकों के लेखन का विश्लेषण करने की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में हमारी यह कोशिश होगी कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक जितने भी महत्वपूर्ण चिंतक हैं उनके बारे में हम आपसे चर्चा करें। निश्चित रूप से इसमें सारे चिंतकों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है और कई बार जब हम किसी दार्शनिक या चिंतक को सम्मिलित करते हैं तो उस सूची में कुछ ऐसे चिंतक या दार्शनिक छूट सकते हैं जिनके बारे में कुछ अन्य लोग यह माने कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारी यह कोशिश है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से जितने भी महत्वपूर्ण चिंतकों का अध्यापन किया जाता है उसके बारे में हम एक व्यवस्थित अध्ययन इस श्रृंखला में प्रस्तुत करें। और इसमें हमारी शुरुआत होगी व्याख्या शास्त्र या हर्मेनेटिक्स से और उसके बाद हम सोफिस्ट, सोक्रेटिस या सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल से होते हुए फूको और जॉन रॉस तक आने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी लंबी श्रृंखला में आज की जो पहली क्लास है या जो पहला व्याख्यान है वो हर्मेनेटिक्स या व्याख्या शास्त्र और पश्चिमी राजनीतिक दर्शन के बारे में है और इसमें हम प्रमुख रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देंगे। सबसे पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत करूंगा मैं और उसके बाद व्याख्या क्यों अनिवार्य है, फिर जो अलग अलग तरह की पद्धतियां हैं प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने की या किसी भी ग्रंथ को पढ़ने की उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो राजनीतिक दर्शन से जुड़े ग्रंथ हैं उनको अध्ययन करने की बहुत सी पद्धतियों में से एक प्रमुख पद्धति मार्क्सवादी व्याख्या की है, दूसरी सर्वाधिकारवादी व्याख्या की है, तीसरी मनोविश्लेषक व्याख्या की है, चौथी नारीवादी व्याख्या की है और पांचवी स्ट्रॉसवादी व्याख्या, उसके बाद उत्तर आधुनिकतावादी व्याख्या और फिर कैम्ब्रिज नव इतिहास व्याख्या की है और सबसे आखिर में हम टेरेंस बॉल द्वारा प्रस्तुत एक बहुलतावादी या समस्या केंद्रित व्याख्या की भी बात करेंगे। जो सबसे बुनियादी बात है हर्मेनेटिक्स या व्याख्या शास्त्र के बारे में वह यह है कि इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हर्मेनेटिक शब्द का अर्थ होता है व्याख्या करने की कला। इस शब्द की उत्पत्ति हर्मस शब्द से हुई है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में हर्मस पंख रखने वाला देवताओं का संदेशवाहक था। वह कूट भाषा में या पहेलियों के रूप में देवताओं का संदेश ले जाता था। यह बात पूरी तरह से इसे सुनने वाले मनुष्यों पर निर्भर करती थी कि वे इसकी व्याख्या करें और इसके महत्व को समझें। कई बार वे इसे सही समझते थे लेकिन अक्सर उनकी समझ गलत होती थी। राजनीतिक दर्शन या सिद्धांत के विद्यार्थियों को देवताओं की पहेलियों का अध्ययन नहीं करना है, उन्हें इन पहेलियों को नहीं सुलझाना है, लेकिन इन्हें अपने इतिहास में यानी कि मानव सभ्यता के इतिहास में दर्शन से जुड़े कई समस्याएं जो सामने आई हैं उनके बारे में जो अलग अलग विचारकों ने अपनी बातें रखी हैं उनकी बातों का अध्ययन करना है। और हमें यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि अगर कोई भौतिकी या फिजिक्स का विद्यार्थी है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वह अपने विषय से जुड़े पुराने व्यक्तित्वों के बारे में बहुत गहराई से जाने। और यही बात हम जीव विज्ञान या रसायन शास्त्र के बारे में यानी कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में भी कह सकते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर हम राजनीतिक दर्शन की बात करते हैं तो हमें निश्चित रूप से जो पुराने राजनीतिक चिंतक हुए हैं उनके विचारों के बारे में जानना होगा और उनके विचारों को जाने बगैर हम यह नहीं समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में जो राजनीति से जुड़ी हुई या राजनीतिक दर्शन से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी समस्या या कोई अन्य छोटी बड़ी समस्या हमारे सामने है उसका हल कैसे निकालें या उसे कैसे समझें। तो इसके लिए राजनीति दर्शन के विद्यार्थी को हमेशा ही विभिन्न राजनीतिक धाराओं से जुड़े विद्वानों के विचारों को समझना होगा।
और इस संदर्भ में हमें पश्चिमी राजनीति दर्शन के महत्व को भी समझना होगा। तो अगर हम किसी विषय को समझना चाहते हैं तो उसके बारे में हमें एरिस्टोटल या मैकियावेली या रूसो या ऐसे ही किसी अन्य चिंतक के विचारों को समझने की ज़रूरत होती है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम इन विचारों की अवहेलना करके या इनको जाने बिना या इनको समझे बिना अपने समय की समस्याओं को, अपने समय की राजनीतिक समस्याओं को बहुत गहराई से समझ सकते हैं। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण बात है कि इन विद्वानों को या इन राजनीतिक दार्शनिकों को पढ़ने का कोई एक तरीका नहीं है। इसके लिए अलग अलग तरीके हैं जिसके बारे में हम आज के अपने व्याख्यान में समझने की कोशिश करेंगे। जो व्याख्या है वह अपने आप में एक बहुत ही अनिवार्य चीज़ है और वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम सब व्याख्या करते हैं, हम सब अपने हिसाब से चीज़ों को रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम मनुष्य हैं, क्योंकि हम अपने विचारों को रख सकते हैं, इसलिए व्याख्या हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। तो जब एक गांव में हम जाते हैं और वहाँ पर कोई किसान यह बोलता है कि एक ख़ास तरीके से खेती करने पर फसल ज़्यादा अच्छी होती है या इस समय पर किसी ख़ास समय पर पानी पहुंचाने पर फसल को ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो वह भी एक तरह की व्याख्या कर रहा होता है। जब हमारे पूर्वज ये बताने की कोशिश करते थे कि किस तरीके के जानवर खतरनाक हैं या किस तरीके के जानवरों को नियंत्रित किया जा सकता है या फिर मौसम का रंग ढंग कैसा है, तो वो भी व्याख्या कर रहे होते हैं। हमारे जीवन से जुड़े हुए विविध लोग, हमारे शिक्षक, हमारे दोस्त, हमारे माता पिता या कोई वकील या कोई पादरी या कोई पुजारी या कोई मौलवी, जब भी वो बातें कहते हैं तो वो किसी खास चीज़ की व्याख्या कर रहे होते हैं। वे जीवन से जुड़े हुए विभिन्न आयामों की व्याख्या कर रहे होते हैं। लेकिन राजनीतिक दर्शन की ग्रंथों की व्याख्या करना बहुत ही गंभीर काम है और वह गंभीर इसलिए है क्योंकि अगर हम उसकी सही व्याख्या नहीं करते हैं तो वो कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम दुनिया के जितने भी, जिन्हें हम क्रूर बोल सकते हैं या जिन्होंने मानव के इतिहास में अनर्थ पैदा करने का काम किया, ऐसे शासकों की बात करें तो उनमें से बहुत सारे किसी न किसी दार्शनिक से प्रभावित हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर स्टालिन की बात करें, जिन्होंने सोवियत यूनियन में एक तरह की तानाशाही शासन व्यवस्था की स्थापना की और उनके द्वारा अपनाई गई नीतियों से बहुत सारे लोगों की हत्याएं हुई, तो वो दावा करते थे कि वो मार्क्स से प्रभावित हैं, लेनिन से प्रभावित हैं और उस आधार पर उन्होंने उनके विचारों को लागू करने की कोशिश में बहुत सारी चीज़ों को किया। यही बात कही जा सकती है जर्मनी में हिटलर के बारे में, जो हिटलर की जो पूरी थिंकिंग थी वो ये माना जाता था कि वो बहुत ज़्यादा एक पुराने जो चिंतक हैं नीत्शे, उनसे प्रभावित है। तो ऐसी स्थिति में यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब भी हम विभिन्न राजनीतिक दार्शनिकों को पढ़ते हैं तो उनको पढ़ने में या उनकी व्याख्या करने में सावधानी बरतें, क्योंकि अगर सावधानी नहीं बरती जाती है तो उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा यह होता है कि जो राजनीतिक दार्शनिक कहना नहीं चाहते हैं उनकी बातों को उस तरीके से समझ लिया जाता है, उसकी गलत व्याख्या कर ली जाती है और इससे एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, कई बार मानव सभ्यता के सामने भी, या फिर छोटे स्तर पर हम कहें तो हम उस राजनीतिक दार्शनिक को भी बहुत ही गलत तरीके से प्रस्तुत करने लगते हैं। तो हमारी कोशिश यह होगी कि हम राजनीतिक दार्शनिकों को समझने के विभिन्न पद्धतियों को, विभिन्न दृष्टिकोणों को आपके सामने रखें और इसमें हमें यह बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी हम राजनीतिक दर्शन के क्लासिकल ग्रंथ पढ़ते हैं तो उस समय हमें इस बात के बारे में सचेत रहने की ज़रूरत होती है कि हम इस बात को समझें कि किसी दार्शनिक ने जिन शब्दों का, जिन मुहावरों का उपयोग किया है वह किस अर्थ में किया है, या उसके समय की पृष्ठभूमि क्या थी, या उसके समय की समस्याएं क्या थीं जिसको वो हल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो अलग अलग दृष्टिकोण हैं जो राजनीतिक दर्शन को पढ़ने की, ये सारे अलग अलग तरह के दृष्टिकोण इस बात को बताते हैं कि किस खास तरीके से राजनीतिक दर्शन के ग्रंथों का या राजनीतिक दार्शनिकों का अध्ययन किया जाना चाहिए। और हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये सब कुछ खास बिंदुओं पर जोर देते हैं और इनकी भी कुछ अपनी सीमाएं हैं। तो इस तरह का जो पहला दृष्टिकोण है वह मार्क्सवादी व्याख्या से संबंधित है। कार्ल मार्क्स एक प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक थे और उनका यह प्रसिद्ध कथन है कि हर युग में शासक वर्ग के विचार ही शासक विचार होते हैं। इसका अर्थ है कि हर युग में प्रभुत्वशाली या मुख्य धारा के विचार
प्रभुत्वशाली वर्गों के हितों को पूरा करते हैं और समाज में उनकी प्रमुख स्थिति को वैधता प्रदान करते हैं। कार्ल मार्क्स की जो ये विचारधारा है उसी को आधार बनाते हुए मार्क्सवादी कहते हैं कि जिन समाजों में दास स्वामित्व की प्रथा होती है वहाँ पर इसे एक सामान्य और प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में चित्रित किया जाता है। मिसाल के तौर पर हम एरिस्टोटल या अरस्तु की बात कर सकते हैं, जिनके बारे में हम कुछ समय बाद चर्चा करेंगे। उन्होंने अपने लेखन में दास प्रथा को सही ठहराया। तो ये सही ठहराने की जो प्रक्रिया है, मार्क्सवादी कहते हैं कि उसका आधार यह है कि उस समय जो प्रभुत्वशाली विचार था, जो प्रभुत्वशाली व्यवस्था थी, उसको एक तरीके से सही ठहराने की कोशिश अरस्तु करते हैं। और उसी तरीके से जॉर्ज फिट्जहुग ने अमेरिका में दासता का समर्थन किया। तो पूंजीवादी समाज में मुक्त बाजारों को, फ्री मार्केट को अच्छा दिखाया जाता है और सोशलिज्म या समाजवाद या समाजवादी व्यवस्था को बुरा दिखाया जाता है। और इसका आधार यह बताया जाता है कि मुक्त बाजार में व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का विकास करने का अच्छा मौका मिलता है और समाजवाद जो है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का दमन करता है, उसके विचारों का दमन करता है, उसके आगे बढ़ने की क्षमता का दमन करता है। तो विचारों की एक ऐसी व्यवस्था निर्मित की जाती है मार्क्सवाद के अनुसार जिसे वे विचारधारा कहते हैं, और यह प्रभुत्वशाली शासक वर्ग के विचारों को वैधता प्रदान करने का काम करती है। तो मोटे तौर पे जो मुख्य बात है वो यही है कि अगर कोई व्यक्ति या राजनीतिक दार्शनिक एक खास समय में लेखन करता है तो उसका लेखन उस समय के प्रभुत्वशाली विचारों से प्रभावित होता है और वह अपने लेखन के माध्यम से उस प्रभुत्वशाली विचार को वैधता प्रदान करने की कोशिश करता है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मार्क्सवादी जो पूरी पद्धति है वह एक तरीके के व्याख्या शास्त्र, एक तरीके के संदेह का व्याख्या शास्त्र है। यानी कि वह राजनीतिक दार्शनिकों के लेखन पर संदेह करता है कि अच्छा, ये जिन विचारों को प्रतिपादित कर रहा है क्या इसके पीछे वह अपने समय की जो प्रभुत्वशाली विचार हैं उनको वैधता देने की कोशिश कर रहा है। इस संदर्भ में हम सीबी मैकफर्सन की भी चर्चा कर सकते हैं, जिन्होंने मार्क्सवादी पद्धति का उपयोग करते हुए यह दिखाया कि किस तरीके से जो जॉन लॉक थे वो अपने समय की प्रभुत्वशाली हो रही विचारधारा को वैधता प्रदान करने की कोशिश करते हैं। यानी कि किस तरीके से जॉन लॉक का लेखन एक हम कह सकते हैं कि पूंजीवाद की तरफदारी करता है या उसको वैधता प्रदान करने की कोशिश करता है। मैकफर्सन की जो पुस्तक है द पॉलिटिकल थियरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, उसमें उन्होंने यह इस बात का दावा किया कि किस तरीके से जो पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म होता है उसमें आधुनिक पूंजीवाद के तत्वों मसलन आर्थिक स्वहित की अवधारणा और निजी संपत्ति का समर्थन किया जाता है। और इसी संदर्भ में वो सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट का विश्लेषण करते हैं। और मैकफर्सन जिस बात पर जोर देते हैं वो ये कि वो लॉक यह कहते हैं कि व्यक्ति अपने श्रम के मालिक होते हैं और वो जब किसी प्राकृतिक वस्तु में अपना श्रम मिला देते हैं तो वो उनकी संपत्ति हो जाती है। लेकिन लॉक इसके साथ ये शर्त जोड़ते हैं कि उन्हें सिर्फ अपने उपयोग लायक वस्तु ही लेनी होगी और दूसरों के लिए भी उतना अच्छा छोड़ना होगा। लेकिन मैकफर्सन के अनुसार बाद में लॉक जो है वो इन शर्तों को हटा देते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर अनडिस्ट्रॉयबल या नष्ट ना होने वाले रूप में कोई वस्तु है तो व्यक्ति उनका संचय कर सकते हैं, यानी कि सोने के रूप में या रुपए पैसे के रूप में। और इसके बाद मैकफर्सन ये भी कहते हैं कि हर व्यक्ति लॉक के अनुसार अपने श्रम का मालिक होता है और यदि वह चाहे, व्यक्ति खुद चाहे तो अपने श्रम को बेच सकता है। तो उससे कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता है, लेकिन व्यक्ति खुद चाहे तो अपने श्रम को बेच सकता है। तो इस आधार पर ये जो दो तर्क हैं जहाँ पर वो संपत्ति संचय की अनुमति दे देते हैं और व्यक्ति को श्रम बेचने की अनुमति दे देते हैं, वो एक आधार तैयार करते हैं जिसके माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था काम कर सके। यानी कि व्यक्ति जितनी चाहे संपत्ति अर्जित कर सकता है और लोग अपने श्रम को खरीद बेच सकते हैं। इसी तरीके से वो ये भी दर्शाते हैं कि निजी संपत्ति की व्यवस्था ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन ये जो मार्क्सवादी व्याख्या है उसकी मुख्य कमी यह है कि इसमें यह कहा जाता है या मानकर चला जाता है कि एक पुस्तक जो होती है वो अपने समय के प्रभुत्वशाली विचारों का समर्थन करती है।
लेकिन इस सोच के साथ समस्या यह है कि खुद मार्क्स या फ्रेडरिक एंगल्स या लेनिन या अन्य ऐसे ही लेखक जो थे, उनके विचारों की हम व्याख्या फिर कैसे कर सकते हैं? क्या ये भी अपने समय की जो मुख्य प्रभुत्वशाली विचार थे उसका समर्थन करते हैं? निश्चित रूप से नहीं। कार्ल मार्क्स जो हैं उन्होंने इस पर सवाल खड़ा किया। तो ये जो एक संदेह का व्याख्या शास्त्र है, उसकी कमी यही आती है कि ये पूरी तरीके से यह स्पष्ट करने में नाकाम रहते हैं कि आखिर कैसे हर तरह के ग्रंथ को समझा जाए। हालांकि कुछ ग्रंथों को समझने की एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि इनके लेखन से मिलती है। जो दूसरी व्याख्या करने की पद्धति है वह है सर्वाधिकारवादी व्याख्या। 20वीं सदी में इटली में फासीवाद, जर्मनी में नाजीवाद या सोवियत यूनियन में स्टालिन के शासन के रूप में कई सर्वाधिकारवादी शासन उभर कर सामने आए। सर्वाधिकारवादी शासन का अर्थ यह है कि यह व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने का दावा करता है और नियंत्रित करता भी है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का इसमें कोई खास मतलब नहीं रह जाता है। तो राजनीति दर्शन से जुड़े ग्रंथों का अध्ययन करने वाले कई विद्वान और आलोचकों ने यह तर्क दिया कि असल में बहुत से राजनीतिक दार्शनिकों के लेखन में सर्वाधिकारवाद का समर्थन करने वाले तत्व पाए जा सकते हैं। और इस संदर्भ में मैकियावेली से लेकर हॉब्स, रूसो और लेनिन, मार्क्स, इन सब के लेखन की आलोचना की जाती है। और इसमें जो सबसे प्रमुख लेखक माने जाते हैं वो कार्ल पॉपर हैं, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी द ओपन सोसाइटीज़ एंड इट्स एनिमीज़। कार्ल पॉपर के बारे में जो प्रमुख बात है वो ये कि वो एक यहूदी थे और 1930 के दशक में वे नाजियों से बचकर किसी तरह इंग्लैंड पहुंच गए थे। और उन्होंने यह दावा किया कि वे अपनी पुस्तक के माध्यम से सर्वाधिकारवादी दर्शन के छिपे हुए दार्शनिकों के समर्थन आधार को सामने लाना चाहते हैं और इसके माध्यम से वो एक खुला समाज बनाना चाहते हैं। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि जो सर्वाधिकारवादी दर्शन है उसका मुख्य दावा क्या है। उसका मुख्य दावा यह है कि जो अलग अलग समय पर विभिन्न लेखक या दार्शनिक उभर कर सामने आए, उन्होंने दावा किसी बड़े चीज़ का किया, लेकिन बुनियादी रूप से उनके लेखन में एक सर्वाधिकारवादी समाज की संकल्पना निहित थी। मिसाल के तौर पर अगर हम प्लेटो के दार्शनिक राजा के विचार को लेते हैं, जिसके बारे में हम कुछ समय बाद विस्तार से चर्चा करेंगे, तो दार्शनिक राजा के बारे में प्लेटो का यह कहना है कि वो समाज की सारी समस्याओं को समझ लेता है और वो उनका हल भी करता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। लेकिन पॉपर यह कहते हैं कि इसके साथ समस्या यह है कि वो एक व्यक्ति के हाथों में सारी शक्ति दे देते हैं। उसी तरीके से वो आगे बढ़ते हैं, वो रूसो की जो जनरल विल की अवधारणा है, जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, उस पर भी सवाल खड़ा करते हैं। कार्ल मार्क्स पर भी सवाल खड़ा करते हैं और उनका मुख्य तर्क यह है कि इन बहुत सारे दार्शनिकों ने ऐसे आधार दिए जिस पर कोई भी व्यक्ति आकर आसानी से सर्वाधिकारवादी शासन स्थापित कर सकता था। लेकिन इस दृष्टिकोण के साथ भी मुश्किल यह है कि पहले से ही एक नज़रिया जो है इस तरह की व्याख्या करने वाले लोग अपने मन में रख लेते हैं और फिर उसके आधार पर प्रत्येक दार्शनिक के लेखन में से उस तत्व को ढूंढने की कोशिश करते हैं और कई बार इसमें वो गंभीर गलतियां कर देते हैं। मिसाल के तौर पर टेरेंस बॉल ये कहते हैं कि पॉपर हिगेल के लेखन में जिस अंश के आधार पर उन्हें सर्वाधिकारवादी बताते हैं, कम से कम वह अंश सर्वाधिकारवाद का समर्थन नहीं करता है। और निश्चित रूप से जो प्राचीन दर्शन के ग्रंथ हैं उनका खुले तरीके से अध्ययन किया जाना चाहिए। और ऐसा अगर हम नहीं करते हैं और हम पहले से ही कुछ खास तरीके के विचारों को मन में बसा लेते हैं, तो उससे बहुत तरह की गलत व्याख्या करने की भी संभावना रहती है। तो सर्वाधिकारवादी व्याख्या एक खास तरह की अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करती है, जिसके माध्यम से हम पश्चिमी दार्शनिकों को आलोचनात्मक रूप से देख सकते हैं, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। तीसरे स्तर पर हम मनोविश्लेषक व्याख्या की बात कर सकते हैं। मनोविश्लेषक व्याख्या में इस बात पर बल दिया जाता है कि राजनीतिक दार्शनिकों के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो उनके चिंतन और लेखन पर अभूतपूर्व प्रभाव डालती हैं। राजनीतिक दर्शन के ग्रंथों का अध्ययन करने का यह दृष्टिकोण महान मनोविश्लेषक सिगमंड फ्रायड के विचारों से प्रभावित रहा है। वे यह मानते हैं कि मनुष्य अमूमन उन इच्छाओं और भय से प्रेरित होकर काम करते हैं जिसके बारे में वे बहुत जागरूक नहीं होते हैं। और इस संदर्भ में हम जो एक प्रमुख
व्याख्या है उस पे हम विचार कर सकते हैं कि किस तरीके से मनोविश्लेषक व्याख्या काम करती है। तो बुनियादी बात क्या है कि इस व्याख्या में यह माना जाता है कि जितने भी राजनीतिक दार्शनिक हुए हैं उनके जीवन में कोई एक ऐसी घटना घटी है जिसने उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला और इससे उनका लेखन प्रभावित हुआ। और इसी आधार पर मैकियावेली, एडमंड बर्क, मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी जैसे राजनीतिक दार्शनिकों का अध्ययन किया जाता रहा है। यहाँ हम ब्रूस माजलिस की पुस्तक का उदाहरण लेंगे। उन्होंने अपनी पुस्तक जेम्स एंड जॉन स्टुअर्ट मिल फादर एंड सन इन द 19th सेंचुरी में जॉन स्टुअर्ट मिल के काम की समीक्षा की है। उनका यह कहना है कि जो मिल हैं वो स्वतंत्रता की तरफदारी करते हैं क्योंकि वे अपने बचपन में इतने ज़्यादा अनुशासन में रखे गए थे कि उन्हें एक तरीके से इस अनुशासन से हम कह सकते हैं बहुत ही निराशा हो गई थी। वे इससे बहुत दूर हट गए थे और उनका यह मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के हिसाब से समुचित कार्य करने का अधिकार होना चाहिए और इसी आधार पर वे एक ऑन लिबर्टी पुस्तक लिखते हैं और स्वतंत्रता की तरफदारी करते हैं। तो ब्रूस माजलिस ये मानते हैं कि यह एक तरीके से अपने पिता के खिलाफ उनकी बगावत थी। दूसरा, माजलिस जो है वो फ्राइड के ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पुत्र अचेतन रूप से अपने पिता को मारना और माँ को हासिल करना चाहते हैं। ऐसा करते हुए वे कहते हैं यानी कि ब्रूस माजलिस ये कहते हैं कि जेएस मिल ने अपने से बड़ी महिला हैरियट टेलर से इसलिए विवाह किया क्योंकि उनकी माँ का नाम भी हैरियट था। तो निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि जो मनोविश्लेषक पद्धति है, व्याख्या करने का जो तरीका है, उसकी अपनी खूबियाँ हैं क्योंकि कई बार यह हमें एक तरह की इंसाइट या अंतर्दृष्टि देता है कि एक खास लेखक ने अगर कोई लेखन किया तो उसके जीवन की क्या कोई ऐसी घटना थी जिसने उसे इस ओर मोड़ा और इससे हमें उसके विचारों को समझने में ज़्यादा आसानी होती है। लेकिन कई बार यह इसके निष्कर्ष बड़े ही अजीब तरीके के होते हैं और ऐसा लगता है जैसे एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, तुक्का लगाया जा रहा है और उसका कोई ख़ास मतलब नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम मिल के अध्ययन पर ही विचार करें जो कि ब्रूस माजलिस ने किया है, तो हम यह पाते हैं कि ब्रूस माजलिस का यह तर्क कुछ हद तक स्वीकार्य लगता है कि चूँकि जेम्स मिल ने जॉन स्टुअर्ट मिल को इतने ज़्यादा अनुशासन में रखा था कि वे अपने बचपन की खुशी का उपभोग नहीं कर पाएँ या बचपन की खुशी को महसूस नहीं कर पाएँ, तो बाद में उन्होंने एक तरीके की व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया और उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य के पास कुछ बुनियादी स्वतंत्रताएँ होनी चाहिए। लेकिन जब ब्रूस माजलिस यह कहते हैं कि उनकी पत्नी का नाम हैरियट था क्योंकि फ्राइड के सिद्धांत के अनुसार वो अपनी माँ की तरफ आकृष्ट थे, तो ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि कुछ निष्कर्षों को आरोपित करना है। ऐसा पहले बिंदु के बारे में भी कहा जा सकता है। तो मुख्य बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि मनोविश्लेषक व्याख्या में जो व्याख्या सामने आती है उसमें से वह पाठकों की या जो उस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं उनके अपने विवेक के ऊपर यह बात रहती है कि वे इस व्याख्या से आने वाले तथ्यों या तत्वों को माने या ना माने, क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है और कई बार यह तर्कसंगत लगती हैं और कई बार यह सिर्फ एक तुक्के के रूप में सामने आती हैं। जो व्याख्या करने का एक अन्य प्रमुख तरीका है वह नारीवादी व्याख्या का है। नारीवादी व्याख्या में राजनीति दर्शन के अध्ययन में मौजूद प्रवृत्तियों के आलोचनात्मक दृष्टिकोण का परीक्षण किया गया है और इसमें राजनीतिक दर्शन के और या हम कहें कि विभिन्न राजनीतिक दार्शनिकों के विचारों को प्रश्नांकित करने का भी प्रयास किया गया है और इसमें कई लेयर्स या कई स्तर रहे हैं जिसे समझने की ज़रूरत है। सुजन मुलर ओकिन ने यह टिप्पणी की और यह बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि सरल शब्दों में कहें तो राजनीतिक दर्शन की महान परंपरा पुरुषों द्वारा पुरुषों के लिए और पुरुषों के बारे में लेखन की रही है। यानी कि इसमें सुजन मुलर मुकनिया कहना चाहती हैं कि यह दो आधारों पर हम इसे देख सकते हैं। एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जितने भी राजनीतिक दार्शनिक हुए हैं उनकी जो चिंता रही है उसके केंद्र में महिलाएं अलग से नहीं आई हैं। महिलाओं के बारे में उन्होंने बहुत ही गंभीरता से विचार नहीं किया है। अगर हम कुछ अपवादों को इसमें छोड़ दें तो अधिकांश राजनीतिक दार्शनिक ऐसे हैं जो कि महिलाओं को हीनतम या निम्नतर भूमिका देती हैं और दूसरे अधिकांश महान राजनीतिक दार्शनिक ऐसे हुए हैं जिन्होंने परिवार के मसले पर बहुत गहराई से विचार नहीं किया है और उनकी जो चिंता का जो मुख्य विषय रहा है
वो ये रहा है कि किस तरीके से परिवार के बाहर जो शासन व्यवस्था के पहलू हैं या किस तरीके से एक बेहतर शासन व्यवस्था स्थापित की जा सकती है, उसके बारे में चिंता किया जाए। तो इस तरीके के दो जो आधार हैं, उसी आधार पर हम सूजन मुलर ओकिन की इस आलोचना को समझ सकते हैं। लेकिन 1960 के दशक से नारीवादी कार्यकर्ताओं ने यह कोशिश की, क्योंकि 1960 के दशक में नारीवाद की दूसरी धारा उभर कर सामने आती है, तो उन्होंने ये कोशिश की कि क्या अतीत में कुछ ऐसे राजनीतिक दार्शनिक हैं जिनके विचारों का हम अपने आंदोलन में उपयोग कर सकते हैं और जिनके विचारों के माध्यम से हम अपने आंदोलन को ज़्यादा मजबूती दे सकते हैं। और इस संदर्भ में कुछ महिला लेखिकाओं या महिला राजनीतिक दार्शनिकों के विचारों की खोज हुई और इसके साथ ही कुछ पुरुष जो दार्शनिक थे उनके लेखन के भीतर जो महिलाओं के प्रति या महिलाओं के अधिकारों के प्रति एक सहानुभूति का रवैया था, उसको सामने लाने की कोशिश की गई। और इसमें मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि मेरी वोस्टनक्राफ्ट, इम्मा गोल्डमैन जैसी महिला चिंतकों और फ्रेडरिक एंगल्स और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे पुरुष नारीवादियों के लेखन पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस दौर के लेखन में जॉन लॉक, बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल के लेखन में नारीवादी चिंताओं को सामने लाने का प्रयास किया गया, लेकिन जल्दी यह महसूस किया गया कि इनके लेखन में भी पर्याप्त रूप से पितृसत्तात्मक सोच मौजूद है और पुरुष सिद्धांतकारों ने उन्हें आमतौर पर सार्वजनिक या नागरिक दायरे से बाहर ही रखा है। यानी कि पितृसत्तात्मक सोच का अर्थ यह हम कह सकते हैं मोटे तौर पर कि एक ऐसी व्यवस्था का समर्थन जिसमें कि पुरुष ही केंद्र में हैं और उनके हित, उनके सपने, उनके हिसाब से दुनिया को बनाने की तरकीब या जद्दोजहद ही सामने आती है और महिलाओं की भूमिका कमतर है। तो इसके बाद यानी कि जब महिला चिंतकों ने, महिला आलोचकों ने यह महसूस किया, या नारीवादी आलोचक ये ज़्यादा बेहतर शब्द है, तो जब नारीवादी आलोचकों ने यह महसूस किया कि जो पुराने समय के नारीवादी लेखक थे, अगर महिलाओं में ले तो उनके लेखन में भी सीमितता थी, क्योंकि वो भी पितृसत्ता को उस तरीके से चुनौती नहीं दे पाई जिस तरह की चुनौती 1960 के दशक के बाद की लेखिकाएं दे रही थीं या जिस तरह की चुनौती 1960 के बाद की नारीवादी चिंतक दे रही थीं। लेकिन जो पुरुष चिंतक थे वो भी एक तरीके से पितृसत्तात्मक सोच को बढ़ावा दे रहे थे। तो दोनों की सीमाएं, यानी कि ऐसी राजनीतिक दार्शनिक जो महिला थी उनकी सोच की सीमा और पुरुष नारीवादी दार्शनिकों की सोच की सीमाएं इन्होंने रेखांकित की। और उन्होंने फिर इसके बाद इस बात पर जोर दिया कि जो एरिस्टोटल हैं, मैकियावेली हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, इनकी सोच में जो एक पितृसत्तात्मक पहलू है उसको बाहर लाया जाए, उसको आलोचनात्मक तरीके से देखा जाए और यह रेखांकित किया जाए कि जिन लोगों को या जिन चिंतकों को राजनीतिक दर्शन की महान परंपरा के महान चिंतक के रूप में पढ़ा जाता रहा है, असल में महिलाओं के बारे में उनकी सोच बहुत अच्छी नहीं थी, या वे महिलाओं को बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं देना चाहते थे, या वे महिलाओं को सिर्फ पुरुषों के लिए बेहतर समाज बनाने का एक माध्यम या एक साधन समझते थे और उनके लेखन में महिलाओं की एक स्वतंत्र एजेंसी की कोई भूमिका नहीं है। तो नारीवादी दृष्टिकोण जो है वो इस तरीके से जो राजनीति दर्शन का इतिहास है उसको देखती है और उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करती है। लेकिन और उसी आधार पर फिर जो कई तरह के राजनीतिक दार्शनिक, समकालीन राजनीतिक नारीवादी दार्शनिक हैं, उन्होंने यह कोशिश की कि वो एक नए तरह के सिद्धांत को गढ़ सकें। लेकिन अभी हम उस विषय पर नहीं जाएंगे। हमारा ध्यान इस पर है कि जो ये नारीवादी व्याख्या का तरीका है उसकी कुछ सीमाएं क्या हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण सीमा है वो ये है कि अगर हम अतीत के चिंतकों को खारिज करने की बात करें और हम आज के एक मानक को स्वीकार करते हुए खारिज करने की बात करें कि अगर कोई प्राचीन दार्शनिक हमारी तरह से किसी मुद्दे पर नहीं सोचता है तो वो गलत सोचता है, तो इस आधार पर शायद अधिकांश राजनीतिक दार्शनिक खारिज हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करते हुए हम उन राजनीतिक दार्शनिकों के लेखन से उन तत्वों को नहीं ले पाएंगे जो हमारी वर्तमान समस्याओं को सुलझाने में मददगार हो सकती हैं। तो इस मिसाल के तौर पर अगर हम अरस्तु की बात करें तो अरस्तु महिलाओं को पूरी तरीके से परिवार में सीमित कर देते हैं। अरस्तु महिलाओं को मानते हैं कि उनके भीतर पुरुषों से कम बुद्धि होती है और इसीलिए वो उन्हें नागरिक का दर्जा नहीं देते हैं।
लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि एक नारीवादी दृष्टिकोण के साथ नागरिकता का विकास हो, तो नागरिकता के बारे में अरस्तू की अन्य सारी जितनी संकल्पनाएं हैं या उनके अन्य सारे जितने विचार हैं वो सहायक हो सकते हैं। लेकिन नारीवादी व्याख्या मुख्य रूप से ऐसे राजनीतिक दार्शनिकों को खारिज करने पर ही जोर दे रही है, जो कि बहुत ही सकारात्मक नहीं माना जा सकता है। अगली जो राजनीतिक दर्शन की पुस्तकों या राजनीतिक दार्शनिकों की व्याख्या करने की पद्धति है, उसे हम स्ट्रॉसवादी व्याख्या के रूप में वर्णित कर सकते हैं। लियो स्ट्रॉस के नाम पर यह पद्धति आरंभ की गई उनके शिष्यों या उनके छात्र छात्राओं के द्वारा। और लियो स्ट्रॉस एक यहूदी शरणार्थी थे जो नाजी जर्मनी से भागकर अमेरिका में आ गए थे, और यहाँ बहुत से विद्यार्थियों ने इनके विचारों को अपनाया। और क्लासिकल जो ग्रंथ होते हैं या राजनीतिक दर्शन के जो पुराने ग्रंथ हैं, उनके अध्ययन के बारे में उन्होंने एक खास तरीके का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। और लियो स्ट्रॉस ने इस बात पर जोर दिया कि जो प्लेटो या उनके जैसे कुछ अन्य महान विचारक हुए हैं, उनके लेखन में राजनीति के बारे में संपूर्ण सत्य निहित है, और ज़रूरत इस बात की है कि जो राजनीति का संपूर्ण सत्य इनके लेखन में है उसको हम पढ़ें, बार बार पढ़ें और समझने की कोशिश करें। तो लियो स्ट्रॉस या स्ट्रॉसवादी व्याख्या इस बात पर जोर देती है कि जितने भी तरह की राजनीतिक समस्याएं हैं उनका समाधान इन राजनीतिक दार्शनिकों के लेखन में है। और अगर हम जिसे बिटवीन द लाइन्स पढ़ना कहते हैं, शब्दों को ध्यान से गौर से समझते हुए पढ़ने की कोशिश करें, तो हम अपने समय की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अब इसमें जो एक मुख्य बात है वो ये है कि स्ट्रॉसवादी व्याख्या में माना जाता है कि जितने भी महान दार्शनिक हुए हैं उन्होंने दो तरीके से लेखन किया। लेखन का जो पहला तरीका है वो क्या है? वो है एक्सोटेरिक। एक्सोटेरिक का मतलब यह होता है कि एक ऐसा तरीका जिसमें कि जो भी चीज़ें लिखी जा रही हैं वो सामान्य लोगों या आम लोगों के लिखी जा रही हैं। तो अगर कोई अप्रशिक्षित व्यक्ति, राजनीतिक दर्शन में अप्रशिक्षित व्यक्ति इन ग्रंथों को पढ़ता है तो वो इनके सामान्य अर्थ को ग्रहण करता है। लेकिन जो दूसरा तरीका है वो है इsoteric, यानी कि यह एक तरीके का कोडेड लैंग्वेज है, कूट भाषा है, और इसमें गंभीर बातें लिखी जाती हैं। और इसको लिखने का कारण कई बार यह भी होता है स्ट्रॉसवादी व्याख्या के अनुसार कि उस समय ऐसा माहौल नहीं होता है कि दार्शनिक खुलकर अपनी बातों को कह पाए। तो इसके लिए यह ज़रूरी होता है कि इसको बहुत ही गंभीरता से पढ़ा जाए, और उसमें एक खास तरीके के प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है राजनीतिक ग्रंथों को पढ़ने की, और उसके बाद ही हम राजनीतिक दर्शन के ग्रंथों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन स्ट्रॉसवादी व्याख्या के साथ बहुत बड़ी समस्या है, और वह समस्या यह है कि यह राजनीतिक दर्शन के अध्ययन को कुछ विशेष रूप से प्रशिक्षित लोगों तक सीमित कर देता है। और ये प्रशिक्षित जो लोग होते हैं वो हमारे लिए इन महान दार्शनिकों के व्याख्याकार हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में ये जिस तरीके से उन दार्शनिकों को प्रस्तुत करते हैं उन्हें ही स्वीकार करना पड़ता है। तो एक तरीके से यह राजनीतिक दार्शनिकों को कुछ लोगों की जागीर बना देने जैसा है, और हम यह भी नहीं कह सकते हैं या हम यह पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते हैं कि इस तरीके के जो व्याख्याकार हैं वो वास्तव में सही व्याख्या दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से कुछ हद तक स्ट्रॉसवादी व्याख्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम किसी लेखक को या दार्शनिक को पढ़ते हैं तो हमें यह भी मानकर चलना चाहिए कि कई बार वह अपने समय की परिस्थितियों के अनुसार से अलग तरह की भाषा में या कोडेड लैंग्वेज में अपनी बातें कहता है। लेकिन इसकी सीमा यह है कि यह राजनीतिक दर्शन को सिर्फ कुछ प्रशिक्षित लोगों तक सीमित कर देता है। तो सकारात्मक रूप में भी अगर हम इसे स्वीकार करें तो हम यह कह सकते हैं कि यह हमें जो विभिन्न राजनीतिक दार्शनिक हैं उनको पढ़ने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होने, भाषाई रूप से लैस होने, उनके समय की परिस्थितियों को समझते हुए पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन निश्चित रूप से इसकी अपनी सीमाएं हैं, और इस दृष्टिकोण को कई बार टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन या जो ग्रंथ की व्याख्या के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन अगर हम स्ट्रॉसवादी व्याख्या से आगे बढ़ते हैं तो एक और
व्याख्या करने की पद्धति है उसे उत्तर आधुनिकतावादी व्याख्या या पोस्ट मॉडर्निस्ट इंटरप्रिटेशन की संज्ञा दी जाती है। हम सब जानते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद का अर्थ यह है कि यह मेटा नैरेटिव को खारिज करता है और इसमें जो मेटा नैरेटिव या महावृत्तांत जिन्हें कहा जाता है उनकी नाकामी जो है वो उत्तर आधुनिक स्थिति को सामने लाती है। उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण कोई एक या अस्थायी दृष्टिकोण नहीं है। सरल रूप में यह कहा जा सकता है कि उत्तर आधुनिक व्याख्या की दो धाराएं हैं। एक धारा नीत्शे और दूसरे फूको के लेखन से एक धारा नीत्शे और फूको के लेखन से निकलती है और दूसरी धारा डेरिडा के लेखन से। व्याख्या की जो फूकोवादी धारा है उसमें उन विभिन्न तरीकों को सामने लाया जाता है जिसके माध्यम से मनुष्य को सामान्यकृत या नॉर्मलाइज्ड किया जाता है और उन्हें सब्जेक्ट्स के रूप में या अधीन सहभागी के रूप में बदल दिया जाता है। अब इस तरह के ग्रंथों में जो इस बात पर ध्यान दिया जाता है, यानी कि जो फूकोवादी तरीके से जो पश्चिमी राजनीतिक दर्शन के ग्रंथों को पढ़ने का तरीका है उसमें मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि क्या विभिन्न पश्चिमी राजनीतिक दार्शनिकों ने एक ऐसी व्यवस्था के निर्माण को का आधार तैयार किया जिसके माध्यम से लोगों को सब्जेक्ट्स बनाया जा सके, उन्हें एक नॉर्मलाइज्ड व्यक्ति के रूप में ढाला जा सके। खास तौर पर आधुनिक समय के राजनीतिक दार्शनिकों को पढ़ने का यह एक महत्वपूर्ण तरीका बन जाता है और इसमें हम विलियम कॉनली की जो पुस्तक है पॉलिटिकल थियरी एंड मॉडर्निटी उसे एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। इसमें जो मुख्य तरीका है विलियम कॉनली का वो ये है कि अलग अलग तरीके के राजनीतिक दार्शनिक जो हैं वो अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं और उनके तर्कों का परीक्षण किया जाता है और उस परीक्षण में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि क्या ये निगरानी समाज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा समाज जिसमें राज्य लोगों के जीवन के हर पहलू को नियंत्रित रखे और लोग जो हैं वो खुद को सब्जेक्ट्स के रूप में स्वीकार करें। लेकिन जो इसकी जो एक मुख्य कमी है जो कि हमने कई तरह की व्याख्याओं में भी देखी वो ये है कि वो एक खास तरीके के बिंदु को स्वीकार किया जाता है इस व्याख्या में और उसी खास तरीके के बिंदु के आधार पर यह परीक्षण करने की कोशिश की जाती है कि अच्छा कोई राजनीतिक दार्शनिक जिसने लेखन किया है क्या वह निगरानी समाज की स्थापना करना चाहता है या नहीं, और क्या वह इस तरीके की समाज का समर्थन करता है या इसका विरोध करता है। निश्चित रूप से कुछ ऐसे दार्शनिक भी सामने आए जिन्होंने इसका विरोध किया इस तरह की व्याख्या के मुताबिक, लेकिन जो मुख्य रूप से जो इसकी कमी है वो ये है कि जो अलग अलग तरह के लेखक हैं या अलग अलग तरह के दार्शनिक हैं उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियों से प्रेरित होकर अपने विचार रखें और अगर हम एक खास बिंदु को स्वीकार करते हुए उनके विचारों में उसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हम उनके कई अन्य सारे पहलुओं को, उनके लेखन के कई सारे अन्य आयामों की उपेक्षा कर देते हैं। जो उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण है उसमें जो दूसरी पद्धति है, जो दूसरी धारा है वो डेरिडा के डिकंस्ट्रक्शन के विचार से संबंधित है। डेरिडा ये मानते हैं कि यथार्थ को सामने लाने की हर कोशिश ज्ञान या सत्य को उत्पन्न नहीं करती है बल्कि वह सिर्फ अलग अलग प्रस्तुतियों को सामने लाती है। इनमें से कोई भी किसी अन्य की तुलना में ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा सच्चा नहीं होता है। तो मुख्य बात यह है कि किसी ग्रंथ के बहुत से अर्थ हो सकते हैं और यह तय नहीं किया जा सकता है कि लेखक का वास्तविक अर्थ क्या है। पुस्तक के भीतर किसी चीज़ को सुनिश्चित अर्थ नहीं दिया जा सकता है और समय बढ़ने के साथ द्वैतताएं बढ़ जाती हैं और इसीलिए उन्होंने लेखक के मृत्यु की घोषणा की जो असल में सच्ची व्याख्या की संभावना न होने के उत्तर आधुनिकतावादी विचार को दर्शाता है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई लेखक लिखता है तो वह लेखन करते समय किस तरीके की सोच से प्रेरित है और वो जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है वो क्यों करता है, इसकी अलग अलग तरह की व्याख्या हो सकती है और इस अलग अलग तरह की व्याख्या के में लेखक का जो मूल मंतव्य है, उसका जो मुख्य लक्ष्य है, उसको पूरी तरीके से नहीं समझा जा सकता है। तो उस अलग अलग व्याख्या के कारण ही मार्क्स की अलग अलग तरह की व्याख्याएं हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि मार्क्स ने, अगर हम डेरिडा के हिसाब से कहें तो अपने समय में की परिस्थितियों से प्रेरित होकर कुछ विषयों पर लिखा, उसमें उसने कुछ खास तरीके के शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन वो किस तरीके से एक अलग अर्थ ले लेते हैं इसका कारण यह होता है
कि वो जो शब्द होते हैं वो लेखक के लिखने के बाद उनकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता हो जाती है और लोग जैसे चाहें वैसे उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। तो कोई उसका अर्थ ग्रहण करते हुए लोकतांत्रिक माध्यम से मार्क्स के लक्ष्यों को पाने की बात करता है, कोई कहता है कि एक नियंत्रित राज्य की व्यवस्था होनी चाहिए और उसके बाद हम साम्यवादी समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो एक लिहाज से डेरिडा जो हैं वो सोचने के नए तरीके को सामने लाते हैं कि हम किस तरीके से व्याख्या को देख सकते हैं या हम किस तरीके से रैडिकल व्याख्या किसी राजनीतिक दार्शनिक की कर सकते हैं। लेकिन इसमें खतरा यह है कि अगर हम किसी लेखक के विचारों को कुछ खास अर्थ में बांधने की कोशिश नहीं करते हैं तो उससे फिर लोग अपने तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं, कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है और अगर सारी व्याख्याएं सही हैं तो फिर जो बुरी चीज़ें मानव इतिहास में हुई हैं उन्हें भी सही माना जा सकता है क्योंकि वो भी एक तरीके की व्याख्या पर आधारित हैं और फिर कोई भी व्याख्या डेरिडा के अनुसार गलत नहीं होती है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जो खुद डेरिडा हैं उन्हें बाद में यह शिकायत होने लगी कि लोग उनके लेखन को सही तरीके से नहीं समझ रहे हैं। तो यह समस्या फिर हर लेखक के साथ हो सकती है और यह एक वैचारिक अराजकता पैदा कर सकती है जहां हर कोई अपने तरीके से अलग अलग चीज़ों की व्याख्या कर रहा है। अगर हम राजनीतिक दर्शन या राजनीतिक दार्शनिकों के पढ़ने के एक अगले स्कूल की बात करें तो वह कैम्ब्रिज या नव इतिहास व्याख्या से संबंधित है। कैम्ब्रिज न्यू हिस्टोरियन या नव इतिहासकारों ने 1960 के दशक से ग्रंथों को पढ़ने की विशिष्ट पद्धति को आगे बढ़ाया है। यह आंशिक रूप से दर्शन के इतिहास के बारे में आर.जी. कॉलिंगवुड के विचारों से प्रेरित है। उनके अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दार्शनिकों को के कुछ बड़े और सीमित प्रश्नों पर विचार करते हुए देखा जा सकता है, किंतु समय के साथ इन प्रश्नों का अतिरिक्त स्वरूप सामने आता है। यानी कि अगर हम प्लेटो की बात करें, हम सुकरात की बात करें या फिर उसके आगे बढ़ते हुए हम रूसो या लॉक या फिर कुछ अन्य विचारकों की बात करें तो कॉलिंगवुड का विचार इस बात पर जोर देता है कि ये सभी कुछ सामान्य और बड़े प्रश्नों पर विचार करते आए हैं, लेकिन उन प्रश्नों का स्वरूप समय के साथ बदल जाता है। यानी कि मिसाल के तौर पर एक अच्छी शासन व्यवस्था कैसी हो सकती है, यह प्रश्न जिस रूप में प्लेटो के सामने था उससे अलग रूप में वो लॉक के सामने या हॉब्स के सामने था, लेकिन सवाल मोटे तौर पर एक ही था। लेकिन सवाल के साथ जो समय बदलने के साथ, परिस्थितियां बदलने के साथ कुछ और आयाम जुड़ जाते हैं। तो कॉलिंगवुड ये कहते हैं कि अगर एक बड़ी समस्या के रूप में है तो एक समय वो K1 होता है, तीसरे समय K3, K4 होता है, लेकिन हर समय उसमें K का वो अंश मौजूद रहता है। तो यह कुछ बड़े प्रश्नों से संबंधित है पूरा राजनीतिक दर्शन, ये इस बात पर जोर देता है। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर हम किसी राजनीतिक दार्शनिक के विचारों को समझना चाहते हैं तो हमें उसके संदर्भ को समझना होगा कि अगर उसके समय में एक प्रश्न है और वो प्रश्न लोकतंत्र से संबंधित है तो वह प्रश्न पुराने दार्शनिकों या उसके बाद के दार्शनिकों से कैसे अलग है। और अगर हम उसके संदर्भ को समझते हैं तो हमारी बहुत सारी गलतफहमियां दूर होती हैं और हम ज़्यादा स्पष्टता से चीज़ों को समझ पाते हैं। इसमें दो आयाम हैं। पहली बात तो यह है कि जॉन लॉक की जो पुस्तक है ट्रू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, उसके बारे में यह माना जाता था कि यह पुस्तक 1688-89 की जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन या गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, उसके समर्थन या उसको वैधता देने के लिए लिखी गई थी। लेकिन पीटर लैसलेट ने इस किताब की पृष्ठभूमि की जांच करते हुए यह बताया कि यह गौरवपूर्ण क्रांति के तकरीबन एक दशक पहले लिखी जा चुकी थी। इससे लॉक के काम के बारे में नए तरीके से सोच विचार करने का मौका मिला। अगर ऐसा नहीं होता तो हम एक खास तरीके से ही लॉक को पढ़ रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि क्विंटन स्किनर जो हैं वो इस बात पर जोर देते हैं कि अगर हम किसी पुस्तक को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें यह इस बात पर ध्यान देना होगा कि लेखक की मंशा क्या थी, किस तरीके की भाषाई संसाधनों का उसने उपयोग किया, किस तरीके के काम से, किस तरीके के जो पृष्ठभूमि में जो सोच चल रही थी उससे वो प्रभावित हुआ। यानी कि अगर हम मिसाल के तौर पर हॉब्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमें इस बात को निश्चित रूप से समझना होगा कि हॉब्स के विचारों में जो विज्ञान का प्रभाव है वो कहाँ से आता है और वो किस तरीके के लोगों से मिलते थे, किस तरीके के लोगों की सोच का उन पर प्रभाव पड़ा, कैसे वो कुछ वैज्ञानिक समूहों से जुड़े हुए थे। जब हम इन चीज़ों को समझेंगे
तब हम ज़्यादा बेहतर तरीके से यह समझ पाएंगे कि हॉब्स क्यों एक ख़ास तरीके की पद्धति का अनुसरण करते हैं, हॉब्स क्यों एक ख़ास तरीके से चर्च की वैधता को मानने से इनकार कर देते हैं, हॉब्स क्यों पूरी तरीके से दुनिया की पदार्थवादी या भौतिकवादी व्याख्या करते हैं। तो निश्चित रूप से एक तरीके से संदर्भों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन जो ये पद्धति है उसकी एक प्रमुख सीमा है, और वो सीमा यह है कि हमें कहीं न कहीं संदर्भों के अध्ययन में रुकना होता है। यानी अगर जैसे उदाहरण के तौर पे हमने हॉब्स की बात की, तो हम उनके बारे में कुछ चीज़ों को जान पाएंगे, लेकिन हम उनके जीवन के तमाम पहलुओं को नहीं जान पाएंगे जिन्होंने उनकी सोच को प्रभावित किया। तो कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ के अध्ययन की भी अपनी एक सीमा है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम किसी भी लेखक के संपूर्ण संदर्भ को समझने के में समर्थ हैं, और निश्चित रूप से यह भी नहीं कहा जा सकता है कि जब कोई आम पाठक किसी पुस्तक को पढ़ता है तो उसमें इतना ज़्यादा सामर्थ्य होता है कि वह उस पुस्तक के लेखक के तमाम जो उसकी पृष्ठभूमि के तत्व हैं उनको समझें। लेकिन निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण सहायक तत्व होता है किसी भी राजनीतिक दार्शनिक को समझने के लिए कि हम उसकी पृष्ठभूमि को समझें, उसकी पृष्ठभूमि को प्रभावित करने वाले तत्वों को समझें। निश्चित रूप से हमने जिन महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों को देखा, उन सभी दृष्टिकोणों की अपनी कुछ सकारात्मक पक्ष हैं और उन सभी दृष्टिकोणों की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। मिसाल के तौर पर अगर मार्क्सवादी दृष्टिकोण हमें यह बताता है कि जब भी हम किसी राजनीतिक दार्शनिक को पढ़ते हैं तो हम इस बात को लेकर सचेत रहें कि क्या वह राजनीतिक दार्शनिक अपने समय की प्रभुत्वशाली व्यवस्था या विचारधारा का समर्थन कर रहा है, या फिर उसके लेखन में ऐसे कौन से तत्व हैं जो कि उस प्रभुत्वशाली विचारधारा से जुड़े जा सकते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है किसी भी ग्रंथ को पढ़ने की। और हमने ये भी देखा कि इसकी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि यह एक ख़ास तरीके से ही चीज़ों पर जोर देता है और बहुत सारी चीज़ों की व्याख्या इससे नहीं हो पाती है। मिसाल के तौर पर खुद मार्क्स के लेखन की, क्योंकि वह अपने समय के प्रभुत्वशाली विचारधारा का समर्थन नहीं करते हैं। उसी तरीके से जो अलग अलग तरह की पद्धति हम लोगों ने देखी, चाहे वो सर्वाधिकारवादी पद्धति हो, चाहे वो मनोविश्लेषक पद्धति हो, या नारीवादी पद्धति हो, उत्तराधुनिकतावादी पद्धति हो, ये सारी व्याख्या की पद्धतियाँ, राजनीतिक ग्रंथ को पढ़ने के तरीके जो हैं वो हमें राजनीतिक दर्शन से जुड़े ग्रंथों या राजनीतिक दार्शनिकों को के अध्ययन की एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। अब इससे जो एक महत्वपूर्ण बात है जिसकी तरफ टेरेंस बॉल इशारा करते हैं वो ये है कि असल में जो एक सही तरीका है, ये वो अपने दृष्टिकोण के रूप में इसको प्रस्तुत करते हैं कि राजनीतिक दर्शन से जुड़ी हुई पुस्तकों का या राजनीतिक सिद्धांत से जुड़ी हुई पुस्तकों का पढ़ने का एक सही तरीका ये है कि हम बहुल दृष्टिकोण का उपयोग करें, हम प्लूरल अप्रोच का उपयोग करें या प्लूरलिस्ट अप्रोच का उपयोग करें। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि हम जब भी राजनीतिक दर्शन की एक पुस्तक को पढ़ रहे हैं, उस राजनीतिक दर्शन की पुस्तक को पढ़ते हुए हम इस बात का ध्यान रखें कि जो अलग अलग तरीके की पद्धतियां हैं और जिनमें अलग अलग तत्वों की बात कही गई है, उस पर हमारा ध्यान जाए। मिसाल के तौर पर इस पद्धति के उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने जॉन रॉल्स की पुस्तक अ थियोरी ऑफ जस्टिस की बात करूंगा। तो अगर हम अ थियोरी ऑफ जस्टिस को पढ़ते हैं और हमें उसका अध्ययन मार्क्सवादी पद्धति से करना है, तो हम इस बात पर गौर कर सकते हैं कि क्या जॉन रॉल्स ने अपनी इस पुस्तक यानी कि अ थियोरी ऑफ जस्टिस में जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको औचित्य प्रदान करने या उसका जस्टिफिकेशन देने या उसको सही साबित करने की कोशिश की है। क्या वे अपने लेखन में प्रभुत्वशाली उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं? तो अगर हम इस दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो हम जॉन रॉल्स के विचारों को आलोचनात्मक तरीके से देख पाएंगे। उसी तरीके से अगर हम सर्वाधिकारवादी दृष्टिकोण का उपयोग करें तो हम जॉन रॉल्स को यह सोचते हुए पढ़ सकते हैं कि क्या रॉल्स के लेखन में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि सर्वाधिकारवादी व्यवस्था की स्थापना की ओर ले जाते हैं या नहीं ले जाते हैं। उसी तरीके से और हम एक कदम आगे बढ़ें और हम यह देखें कि क्या जॉन रॉल्स का अध्ययन मनोविश्लेषक तरीके से किया जा सकता है,
तो अगर हम जॉन रॉल्स के जीवन में जाते हैं तो हम यह पाएंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई रॉल्स के जीवन में जिन्होंने उनके लेखन को प्रभावित किया, और वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि धर्म की भूमिका से थोड़े दूर हटे, नैतिकता पर उनका ज़्यादा जोर हुआ। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने छोटी मोटी भागीदारी की थी एक सैनिक के रूप में, शायद उसका प्रभाव हुआ या नहीं हुआ, हम इसका परीक्षण भी कर सकते हैं। यानी कि वह हमें ये एक अंतर्दृष्टि दे सकती है कि लेखक के जीवन की कुछ ऐसी बड़ी घटना हुई है क्या जिसने उसके लेखन को प्रभावित किया। उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हुए फिर नारीवादी तरीके से इस पर विचार करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि जॉन रॉल्स, या हम ये पूछ सकते हैं कि क्या जॉन रॉल्स महिलाओं की भूमिका को स्वीकार करते हैं, क्या जॉन रॉल्स अपने सैद्धांतिकरण में महिलाओं को समान स्थान देते हैं, क्या जॉन रॉल्स पितृसत्ता को मजबूत करने की बात करते हैं। तो वो भी एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि के रूप में हो सकती है। उत्तर आधुनिक तरीके से विचार करते हुए हम यह सवाल पूछ सकते हैं कि क्या जॉन रॉल्स ने एक तरीके से निगरानी समाज जैसी कोई चीज़ बनाने का समर्थन किया या नहीं किया। अगर हम स्ट्रॉसवादी तरीके से विचार करें तो यह भी देखने का एक तरीका हो सकता है कि क्या जॉन रॉल्स जो हैं उनके लेखन में कोडेड लैंग्वेज में कुछ बातें कही गई हैं या नहीं कही गई हैं। हालांकि स्ट्रॉसवादी व्याख्या में पुराने दार्शनिकों पर ज़्यादा जोर दिया जाता रहा है। उसी तरीके से अगर हम जो न्यू हिस्ट्री का जो पूरा एक कैम्ब्रिज जो स्कूल है उसके हिसाब से बात करें तो एक बार फिर से हमें जॉन रॉल्स के जीवन की छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान देना होगा। यानी कि मनोविश्लेषक दृष्टिकोण तो कहता है कि हमें किसी बड़ी घटना की तलाश करनी है जिसने दार्शनिक या लेखक के जीवन को प्रभावित किया। वहीं जो कैम्ब्रिज स्कूल है वह कहता है कि हमें उनकी भाषाई संरचना पर ध्यान देना होगा, हमें उनके जीवन की विभिन्न परिस्थितियों पर ध्यान देना होगा, और उसके माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि जॉन रॉल्स ने जो लिखा वो किस तरीके से लिखा, उसकी भाषाई संरचना क्या थी, उनके जीवन पर किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा, उन लोगों ने कैसे इनके लेखन को प्रभावित किया, ये सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। यानी कि एक पुस्तक को पढ़ते हुए ये सारे दृष्टिकोण हमारी मदद कर सकते हैं। तो जो अगर हम सिर्फ एक दृष्टिकोण पर निर्भर रहते हैं, टेरेंस बॉल इस बात को रेखांकित करते हैं, तो हम शायद इस पुस्तक या किसी भी पुस्तक के पूरे आयाम को, उसके सभी पहलुओं को नहीं समझ पाते। तो किसी भी पुस्तक के सभी पहलुओं को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम एक बहुल दृष्टिकोण अपनाएं, हम अलग अलग व्याख्या के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करें, उन पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करें जिनके माध्यम से राजनीतिक दार्शनिकों को पढ़ा जा सकता है। और दूसरी बात जो टेरेंस बॉल कहते हैं वो ये कि हमारा पूरा दृष्टिकोण प्रॉब्लम ड्रिवन होना चाहिए। और कई बार वो प्रॉब्लम ड्रिवन होता है स्वाभाविक रूप से भी। जब हम किसी पुस्तक के पास जाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में, हमारी सोच में हमारे अपने समय की समस्याएं हावी रहती हैं, और हम अक्सर ये सोच रहे होते हैं कि जो चीज़ हमारे समय में चल रही है उसका इस पुस्तक में कोई समाधान है क्या। कई बार हम सचेत रूप से किसी पुस्तक के पास इसीलिए जाते हैं, कई बार हमारे अवचेतन में ये बातें होती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम ड्रिवन अप्रोच होता है वो सचेत रूप से अपनाने के बाद टेरेंस बॉल कहते हैं कि हम अपने समय की समस्याओं को के हिसाब से पुस्तकों को देख सकते हैं कि अगर एक बेहतर लोकतंत्र कैसे स्थापित हो, ये एक समस्या है। तो हम जिस भी लेखक को पढ़ रहे हैं उस लेखक को पढ़ते हुए हम इस समस्या पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें और उसके माध्यम से उस लेखक के विचारों की व्याख्या करें। तो टेरेंस बॉल का मुख्य जोर इसी बात पर है कि एक बहुलवादी दृष्टिकोण होना चाहिए, और जो दूसरी चीज़ है वो ये कि हमें प्रॉब्लम ड्रिवन यानी कि समस्या से प्रेरित होते हुए अध्ययन करने की कोशिश करनी चाहिए, और ऐसा करते हुए ही हम ज़्यादा बेहतर तरीके से विभिन्न ग्रंथों को समझ सकते हैं। हम इस पूरे पाठ्यक्रम में जिससे संबंधित ये पहला व्याख्यान विभिन्न जो पद्धतियां हैं राजनीतिक दर्शन या राजनीतिक दार्शनिकों के ग्रंथों को पढ़ने की, उसके बारे में जो हमने बात की, उससे आगे हम बढ़ते हुए जो इस पूरे पाठ्यक्रम में जिन दार्शनिकों की चर्चा करेंगे उसके बारे में मैं आपको संक्षेप में कुछ बताना चाहता हूँ।
इस पूरी चर्चा को 3 भागों में बाँटते हुए हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। जो पहले स्तर पर हम जो प्राचीन दार्शनिक हैं, उनके बारे में बात करेंगे और उसमें कुछ मध्य युग तक के जो दार्शनिक थे, उनको भी लाने का प्रयास करेंगे। तो हमारी शुरुआत यानी कि पहला जो हमारा व्याख्यान है, वो इस बात से संबंधित रहा है कि विभिन्न राजनीतिक दार्शनिकों के ग्रंथों को कैसे पढ़ा जाए। उसके बाद हम सोफिस्टों की बात करेंगे और फिर सुकरात या सोक्रेटिस, उसके बाद प्लेटो और फिर एरिस्टोटल या अरस्तु, सेंट ऑगस्टाइन और सेंट थॉमस एक्विनास। ये इतने दार्शनिक हैं जिन्हें हम मुख्य रूप से प्राचीन और मध्य युग के लेखन तक सीमित मान सकते हैं और ये इसमें जुड़े हुए हैं। उसके बाद आधुनिक और मध्य युग के दहलीज पर खड़े हैं निकोल मैकियावेली, और मैकियावेली के बाद हम हॉब्स, लॉक, रूसो की बात करेंगे, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आधुनिक दौर के चिंतक हैं। उसके बाद एडमंड बर्क, हेगेल, वोल्स्टेनक्राफ्ट, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, और उसके बाद लेनिन और उसके अतिरिक्त हम जब और आगे बढ़ेंगे तो हम समकालीन चिंतकों की एक पूरी श्रृंखला पर बात करेंगे, जिसमें कि हम जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नॉजिक, फूको और ग्रामसी, जो कि उन लोगों से पहले के चिंतक थे और 20वीं सदी के एक प्रमुख चिंतक हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो हमारी पूरी कोशिश ये है इस श्रृंखला के माध्यम से, इस श्रृंखला के व्याख्यानों के माध्यम से, कि हम एक ऐसा आधार तैयार करें जिसके माध्यम से पश्चिमी राजनीतिक दार्शनिकों के विचारों के बारे में हम ज़्यादा स्पष्ट समझ बना पाएँ। और इस स्पष्टता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसके आधार पर ही हम अपने समय की कई मूलभूत राजनीतिक प्रश्नों से भी जूझ सकते हैं या उन्हें समझ सकते हैं। तो अगला जो हमारा व्याख्यान होगा वो इस बात से संबंधित होगा कि कैसे सोफिस्टों के समय से राजनीतिक दर्शन की शुरुआत हुई। अभी इस व्याख्यान में मैं अपने विचारों को यहीं विराम दूंगा। अगले व्याख्यान में हम मिलते हैं और हम सोफिस्टों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।